इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वेव्स, करंट्स और टाइड्स क्या है। ठीक है, तो जो वेव्स होते हैं ये एक तरह से ये क्या होता है कि हवा जो होता है ना वो वाटर बॉडी को ढकेलता है, पुश करता है। ठीक है, तो जैसे ये पानी है तो उसमें क्या है, एक लहर सा ऐसा बनता है ना। तो इसमें क्या होता है कि ये जो टॉप का लेयर पॉइंट है इसको हम कहते हैं क्रिस्ट और नीचे को हम कहते हैं ट्रफ। तो ये क्या होता है, ग्रेविटी के चलते नीचे आता है। तो जैसे ये नीचे आता है तो ये जो नीचे आने की वजह से क्या होता है, ये पानी को इधर आगे की ओर ढकेलता है ना। तो इस तरीके से आपका पानी जो है आगे की ओर बढ़ता है। ठीक, अभी जैसे जो एक्चुअल एक्शन है वाटर का, ठीक है, जैसे पानी जब आगे बढ़ रहा है वो एक्चुअली में ना एक तरह से हॉरिजॉन्टली जब ये पानी लहर जो है बह रहा है तो उसके अंदर जो ये पानी जो है बह रहा है तो ये ऐसा हॉरिजॉन्टली नहीं बहता, ये एक तरह से सर्कुलर फॉर्म में बहता है, ऐसे ऐसे होते हुए मतलब पानी जो है बहता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए लहर है, ठीक है, तो ये ऐसा सर्कुलर फॉर्म में हो के पानी जो है आगे बढ़ता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, है ना। और क्या चीज़ है वेव में, जैसे ही अच्छा हाँ, वेव लेंथ क्या होता है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये कहलाएगा आपका वेव लेंथ, है ना। तो ये जो वेव है ये ब्रेक कब होता है, ये कब होता है, जैसे ही ये जो गहराई है ना, डेप्थ है, जैसे ये समुद्र का जैसे गहराई है ना, ये अगर इस वेव लेंथ के आधे से भी कम है ना, ये जो है ये जो गहराई जो डेप्थ है वो वेव लेंथ के हाफ से भी कम है, तब आपका जो वेव है वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, जो लहर जो बन रहा है ये टूट जाता है ना। तो ये हो गया आपका वेव्स। अब जानते हैं करंट्स क्या होता है। ठीक है, तो जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, वार्म करंट, सैलो करंट, यहाँ पे कुछ और जान लीजिए। ठीक है, तो जो करंट्स है, ओशियन करंट्स जो है वो नैरो होता है, मतलब एकदम वाइड, चौड़ा नहीं होता। ठीक है, नैरो होता है और उसकी जो गहराई होती है, ठीक है, मतलब ये समुद्र के अंदर में जो करंट फ्लो कर रहा है ना ये, तो इसका जो ये एक तो नैरो होता है ना, प्लस इसका जो गहराई होता है वाटर के लेवल से जो डेप्थ होता है, मतलब यानी कि कितने डेप्थ में ये रहता है, डेप्थ में रहता नहीं, ये मतलब कितना डीप रहता है, वो है लगभग 500 मीटर। ठीक है, 500 मीटर। ठीक, और ये जो करंट है ये सरकम नेविगेट करता है अर्थ के, मतलब पूरे अर्थ को ये घूमता है। ये जो क्या बोलते हैं ओशियन करंट जो है, ठीक है वो, ठीक है, सरकम नेविगेट द अर्थ मतलब पूरा अर्थ का राउंड लगाता है। ठीक है, ठीक, और क्या करता है ये करंट जो है, हीट डिस्ट्रीब्यूशन करता है। ठीक है, कैसे, पोल से गर्म पानी लेके, क्या बोलते हैं, इक्वेटर से गर्म पानी लेके पोल में जाता है और पोल से ठंडा पानी लेके इक्वेटर में आता है ना, तो ये काम करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका करंट। तो क्या फैक्टर्स जो है रिस्पॉन्सिबल है करंट के लिए। ठीक है, तो जो करंट के लिए जो कई सारे, अच्छा हाँ, अच्छा ये एक चीज़ और है, ये जो ग्लोब में मैंने आपको समझाया इस चीज़ को मैं आगे आपको समझाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है करंट के लिए, है ना। तो पहले हम करंट समझ लेते हैं कि कौन कौन सा करंट वर्ल्ड के मैप में फ्लो करता है, वर्ल्ड में पूरा फ्लो करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैप, इसमें जितना भी आप लाइन देख रहे हैं नीला कलर का वो सारे हैं आपका कोल्ड करंट। ठीक है, और जो लाल कलर का लाइन है वो सारे हैं आपका हॉट करंट। ठीक। तो ये आपका है 0 डिग्री इक्वेटर। ठीक, यहाँ पे आपका एक इक्वेटोरियल काउंटर करके, मतलब यहाँ पे एक पानी बहता है इस डायरेक्शन में जो कि है आपका वेस्ट से ईस्ट की ओर। ठीक है, फिर उसके ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो ये कोल्ड करंट है। फिर उसके ऊपर जाएंगे तो आपको नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट दिखेगा, ये भी कोल्ड करंट है जो कि फ्लो हो रहा है आपका ईस्ट से वेस्ट की ओर। और यहाँ पे आपका है साउथ इक्वेटोरियल करंट जो कि फ्लो हो रहा है आपका ईस्ट से वेस्ट की ओर। ठीक, फिर देख देख सकते हैं यहाँ से आ रहा है आपका कैलिफोर्निया करंट, ये यहाँ से नीचे आता है, फिर ये यहाँ घूमता है, फिर ये ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, पहले तो ये कैलिफोर्निया करंट जो है नीचे आया, फिर ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट यहाँ पे फ्लो होता है और यहाँ पे ये गर्म होके ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, तो इसका जो आधा हिस्सा यहाँ पे दिखेगा, देख सकते हैं, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जब गर्म हो जाता है तो कुरोसियो करंट जो हॉट करंट है, वार्म वाटर करंट है, वो फ्लो होके जाता है, जो कि ये आपका जापान ओपान का जो रीजन है वहां से होके जाता है, फिर यहाँ से फिर ये नॉर्थ पैसिफिक वो में चेंज हो जाता है। ठीक है, कोल्ड करंट में,
मतलब ये भी हॉट करंट ही है, ठीक है। फिर ये जो है नॉर्थ पैसिफिक जो करंट है ये और गर्म होता है, फिर ये मतलब और गर्म नहीं होता, गर्म ही रहता है, ठीक है। तो ये गर्म करंट जो है अलास्का करंट बन के और ऊपर जाता है, फिर कमचाटका करंट बनता है जो कि ठंडा करंट है, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाता है, फिर ये ठंडा होके नीचे आता है ओएसयू करंट, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे आपको समझाया ना, जैसे यहाँ पे दो करंट है, सर्कुलर करंट दिख रहे होंगे, ठीक है। यहाँ से फ्लो हुआ, फिर नीचे, फिर गर्म होके फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे एक सर्कुलर मूवमेंट मतलब सर्कुलेशन बनाया करंट ने, ठीक है। वैसे यहाँ पे एक सर्कुलेशन बन रहा है, यहाँ पे भी एक सर्कुलेशन बन रहा है। तो इन सब करंट्स के जो नाम है उनको याद रख लीजिए, ठीक है। जैसे इंपॉर्टेंट करंट है यहाँ पे देख सकते हैं, ये पेरू करंट, हम्बोल्ट करंट भी कहते हैं उसे, ठीक है। यहाँ पे आपका ब्राजील करंट है, यहाँ पे आपका बेंगुलिया करंट है जो कि यहाँ से ठंडा पानी ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पे ऐसा कुछ समझाने के लिए नहीं है, सब आपको याद ही रखना है कि भाई कौन सा करंट किस रीजन से फ्लो हो रहा है, और वो हॉट है कि गर्म है, वो बस आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। बस इसमें यही चीज है। तो ये हो गया सारा आपका, जितने भी करंट वर्ल्ड में बह रहे हैं, हॉट करंट, कोल्ड करंट, उसका ये मैप है, ठीक है। तो ये जो जितने भी करंट जो फ्लो हो रहे हैं उसके लिए क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, ये फ्लो हो क्यों रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है वो है आपका विंड, फिर इंसुलेशन, आइसोलेशन, ठीक है। ये मतलब इंसुलेशन, फिर ग्रेविटी, और फिर है आपका कोरियोलिस फोर्स। तो एक एक करके इसको समझते हैं, ठीक है। तो ये विंड कैसे है, तो आपको मैंने जो ट्रेड विंड कैसे कैसे फ्लो होता है, मतलब ये ईस्टर्लीस, वेस्टर्लीस, और जो पोलर में जो आपका ईस्टर्लीस फ्लो हो रहा है उसको मैंने आपको बताया। तो वो जो सारे फ्लो हो रहे हैं जिस डायरेक्शन में, जैसे आपका क्या बोलते हैं, इक्वेटर, इक्वेटर का जो रीजन है वहां पे आपने देखा होगा, ट्रॉपिक रीजन में आपका जो हवा जो फ्लो हो रहा है आपका ईस्ट से वेस्ट की ओर फ्लो हो रहा है। फिर आप टेम्परेट रीजन में जाएंगे तो वहां पे आपका वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो हो रहा है। फिर पोलर रीजन में जाएंगे तो वो हो रहा है आपका ईस्ट से वेस्ट की ओर, ठीक है। तो ये आपका ईस्टर्लीस है, ये वेस्टर्लीस है, ये ईस्टर्लीस है। तो ये जो डायरेक्शन है ना, इसी डायरेक्शन को आपका ये जो ओशियन करंट है वो फॉलो कर रहा है ना। इसको याद रखिएगा। तो ये हो गया आपका विंड, हवा की वजह से आपका जो करंट है वो फ्लो हो रहा है। फिर आता है आपका इंसुलेशन, मतलब अमाउंट ऑफ जो सोलर रेडिएशन अर्थ में पहुंच रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है, मतलब टेम्परेचर में डिफरेंस आता है, कुछ जगह गर्म है तो कुछ जगह ठंडा है, ठीक है। और इसी की वजह से आपका सेलिनिटी ग्रेडियंट भी आता है कि कहीं पे ज़्यादा खारापन है और कहीं पे खारापन कम है, ठीक है। तो अब टेम्परेचर जो ग्रेडियंट आ रहा है इंसुलेशन की वजह से, ठीक है, तो कहीं पे जैसे वार्म टेम्परेचर हो रहा है, तो हाई टेम्परेचर होने की वजह से क्या होता है कि पानी जो है वो एक्सपेंड होता है, फैलता है, ठीक है। अब एक्सपेंड होगा तो क्या होगा कि खाली जगह बनेगा, तो पोल से जो है क्या होता है, ठंडा पानी आके उस खाली जगह को, जो कि इक्वेटर में जो गर्म पानी हुआ, ठीक है, और पानी गर्म होने की वजह से हल्का हुआ, तो उस जगह को भरने के लिए जो ठंडा पानी है वो पोल से आता है, ठीक है। और वो जो कोल्ड वाटर है वो एक तरह से फ्लो होता है समुद्र के अंदर अंदर, लगभग, मतलब उसको कहते हैं हम लोग सब सरफेस लेवल के अंदर फ्लो होता है, मतलब एकदम सरफेस में फ्लो नहीं होता, समुद्र के अंदर फ्लो होता है, जो कि है लगभग 2000 मीटर, ठीक है, फ्रॉम सी लेवल से 2000 मीटर नीचे वो जो है कोल्ड करंट फ्लो होके आके जो इक्वेटर है वहां पे जो खाली हुआ है पानी उसको भरता है ना। मतलब इक्वेटर से पोल से पानी, गर्म पानी, ठंडा पानी जो है इक्वेटर में आके इकट्ठा होता जाता है, ठीक है। इकट्ठा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे गर्म होने की वजह से वो जो है पानी जो है हल्का हुआ, लाइट हुआ, एक्सपैंड हुआ, ठीक है। तो एक्सपैंड होने की वजह से जो जगह खाली बना उसको भरने के लिए आपका आया कोल्ड वाटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट की वजह से ओशियन करंट एक तरह से बना, ठीक है, कोल्ड ओशियन करंट, वार्म ओशियन करंट। फिर है आपका सेलेनिटी ग्रेडियंट, ठीक है, खारापन, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे सेलेनिटी मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे आप समुद्र के नीचे जाएंगे तो डेंसिटी बढ़ता जाता है, ठीक है। और डेंसिटी बढ़ने का कारण क्या होता है, हाई सेलाइन जो वाटर है, खारा पानी, वो कहीं ना कहीं हैवी रहता है तो वो नीचे की ओर आ जाता है, ठीक है। तो इस वजह से ये सारा का सारा खारा पानी जो है नीचे की ओर रहता है, तो जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो सेलिनिटी आपका इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। तो जो लेस सेलाइन वाटर होता है वो क्या होता है, मूव होता है टूवर्ड हाई सेलाइन वाटर, ठीक है। जैसे समुद्र का ये जो सरफेस है, ठीक है, एक होता है आपका सरफेस, ये हो गया आपका सरफेस, और ये हो गया आपका सब सरफेस, समुद्र के अंदर का सरफेस, ठीक है, तो होगा आपका सब सरफेस। तो जो सरफेस है ऊपर, वहां पे क्या होता है, वहां पे क्या होता है कि जो लेस सेलाइन वाटर है ना,
वो मूव होता है आपका हाई सलाइन वाटर की तरफ, ठीक है। लेकिन सब सरफेस में क्या होता है कि जो हाई सलाइन वाटर है वो फ्लो होता है लो सलाइन या लेस सलाइन वाटर की ओर, ठीक है, सब सरफेस लेवल में, ठीक है। समुद्र का लेवल है ना। तो ये आपका हाई मतलब सरफेस हो गया, और ये हो गया सब सरफेस लेवल, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लो से हाई में जा रहा है सलाइन वाटर, और यहाँ पे हाई सलाइन वाटर लो सलाइन वाटर की ओर बह रहा है। तो ये भी एक हो गया आपका ओशियन करंट, ठीक है। और क्या होता है, बाकी तो वही चीज़ है आपका, इक्वेटर में रेनफॉल होता है, इस वजह से वहाँ पे सैलिनिटी कम होता है। वैसे पोल में अगर आप देखेंगे तो आइसबर्ग जो होता है, ठीक है, वहाँ पे जो बर्फ होता है, तो बर्फ जो होता है फ्रेश वाटर का बना रहता है, तो सारा का सारा जो ज़्यादातर जो साफ पानी होता है वो आइसबर्ग बन गया। तो इस वजह से क्या होता है कि वहाँ पे जो पानी बच गया वो खारा पानी बच जाता है, मतलब ज़्यादा खारा होता है, ठीक है। पोल पोल मतलब पोल्स में जो है ज़्यादा खारा पानी होता है। इसके पीछे कारण क्या है कि जो साफ पानी है वो सारा आइसबर्ग बन जाता है ना। और क्या चीज़ है, बाकी ये जो करंट जो फ्लो होता है, ये जो वार्म ओशियन करंट या कोल्ड ओशियन करंट है, इसका जो डायरेक्शन है वो कहीं ना कहीं जो कोस्ट है, ठीक है, मतलब कोई कॉन्टिनेंट है या कोस्टल रीजन है, तो ये सारे भी डिसाइड करते हैं, ठीक है, उसको मोड़ देना, ठीक है, या सीधा जाने देना, ठीक। तो ये होता है। अब आता है इसमें ग्रेविटी। ग्रेविटी कैसे इफेक्ट करता है, तो ग्रेविटी सेम वही चीज कि भाई जैसे हाई डेंसिटी वाटर है तो वो नीचे की ओर डूबेगा, ठीक है, और लो डेंसिटी वाटर है तो ये जो हाई डेंसिटी क्या बोलते हैं वाटर जो है, जो नीचे की ओर डूबा, वो क्या किया कि नीचे जो पानी था उसको पुश किया, मतलब आगे की ओर फॉरवर्ड किया। तो ये जो हो गया ग्रेविटी हो गया। तो ग्रेविटी की वजह से भी आपका ओशियन करंट होता है ना, कि मतलब हाई डेंसिटी वाटर जब नीचे की ओर आएगा तो नीचे का जो पानी कहीं ना कहीं आगे की ओर पुश होगा, तो ये हो गया आपका एक करंट, ठीक। फिर आता है आपका कोरियोलिस इफेक्ट। ये भी रिस्पॉन्सिबल है इस करंट के लिए। ये कैसे इफेक्ट डालता है, ये तो आपको मैंने बता ही चुका था कि भाई इक्वेटर के ऊपर जो है आपका एक तरह से क्लॉकवाइज घूमता है आपका विंड, तो सेम वैसे ही आपका ओशन करंट भी उसी डायरेक्शन में होता है। सेम वैसे ही अगर सदर्न हेमिस्फीयर में आएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज विंड घूमता है, तो विंड के डायरेक्शन में आपका जो करंट है वो भी कहीं ना कहीं एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो कोरियोलिस इफेक्ट इस तरह से इफेक्ट डालता है आपका करंट में, है ना। तो ये हो गया आपका कोरियोलिस इफेक्ट, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ कुछ और इन्फॉर्मेशन, जैसे न्यू फाउंडलैंड जो कि कनाडा में एक जगह है, तो वहां पे क्या होता है कि गल्फ स्ट्रीम जो कि एक तरह से हॉट स्ट्रीम है, और लेब्राडोर करंट जो कि कोल्ड करंट है, वो आप मैप में देखेंगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो वो दोनों जब मिक्स होते हैं ना उस न्यू फाउंडलैंड में, तो वहां पे एक तरह से फिशिंग ग्राउंड पैदा बनाते हैं, ठीक है। वहां पे क्या होता है कि एक तरह से जो ठंडा पानी है, कोल्ड करंट जो होता है, वो क्या होता है कि एक तरह से हाईली न्यूट्रिएंट होता है। तो जब वो वहाँ पे मिक्स होते हैं तो उससे क्या होता है, वहाँ पे कई सारे मछलियाँ क्या बोलते हैं खाना खाने के लिए आती है, तो एक तरह से वो फिशिंग ग्राउंड बहुत अच्छा बनता है, ठीक है। और दूसरा वहाँ पे और क्या चीज़ होता है उस न्यू फाउंडलैंड फाउंडलैंड एरिया में जो कि कनाडा में पाया जाता है, वहाँ पे एक तरह से फॉगी एरिया भी बन जाता है, क्योंकि जब आपका हॉट हॉट करंट और कोल्ड करंट मिलते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पे आपका फॉगी फॉग सा क्रिएट हो जाता है, ठीक है, जो कि शिपिंग के लिए खतरनाक होता है, डेंजरस होता है ना। अब हम जानते हैं कि ये जो करंट जो है ये इंडियन ओशन के लिए कैसे फायदेमंद है। तो ये फायदेमंद है नेविगेशन के लिए, ठीक है। होता क्या है कि जब आपका जो अरेबिया है, अरब है, अरब से इंडिया की ओर जब गर्मी का समय होता है तो हवा जो होता है ना वो फ्लो होता है आपका अरब से इंडिया की ओर, तो उसके साथ साथ जो करंट है ओशन करंट वो भी इधर ही फ्लो होता है, ठीक है। और जब ठंड का समय होता है तो ये रिवर्स हो जाता है, इंडिया से अरब की ओर फ्लो होने लगता है ये विंड और ओशियनिक करंट भी, है ना। तो ये क्या होता है, एक तरह से सी ट्रेड के लिए अच्छा होता है। तो ये एक तरह से ओशियन करंट दो जगहों को जोड़ने का भी काम कर रहा है, तो ये एक फायदा होता है ना। तो ये एक फायदा कर रहा है आपका जो करंट है। अब जानते हैं इसमें वर्टिकल मूवमेंट ऑफ वाटर, मतलब जो वर्टिकल करंट अभी जो मैंने बताया आपका हॉट करंट कोल्ड करंट, ये तो एक तरह से आपका हॉरिजॉन्टली सब फ्लो हो रहा है, लेकिन वर्टिकल करंट क्या है, तो ये आपका अप वेलिंग और डाउन वेलिंग, ठीक है। ये अप वेलिंग डाउन वेलिंग क्या होता है इसको मैं भी समझाता हूँ थोड़ी देर में। पहले इसमें कुछ कुछ टर्म्स हैं, इनको समझ लेते हैं। ये एक्मेन लेयर क्या होता है, एक्मेन लेयर का मतलब होता है कि जो सी का जो सरफेस है
ठीक है, तो उस सरफेस में जो हवा पड़ रहा है, ठीक है, जितना रीजन में, जितना एरिया में हवा पड़ रहा है, ठीक है, और ये जो हवा है उसको ढकेल रहा है आगे, तो जितना रीजन में हवा पड़ रहा है उस लेयर को हम कहेंगे एकमेन लेयर। ठीक है ना। और एकमेन स्पाइरल क्या होता है, ठीक है, ये जो, अच्छा, ये जो फोर्स पड़ रहा है ना, स्ट्रेस पड़ रहा है विंड का, ये कितना गहराई तक पड़ रहा है, लगभग लगभग आपका जो डेप्थ है वो लगभग 100 मीटर के डेप्थ तक पड़ रहा है ना। ठीक है, तो ये जो लेयर है वो क्या क्या कहलाएगा आपका, एकमेन लेयर। फिर आता है आपका एकमेन स्पाइरल। इसमें क्या होता है कि जैसे हवा आपका इस लेयर में पड़ा है ना, अब पड़ने के बाद क्या होता है कि कोरियोलिस फोर्स की वजह से वो कहीं ना कहीं जो विंड है वो डिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो लगभग जैसे 45 डिग्री वो डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है, कोरियोलिस फोर्स की वजह से, है ना। तो पानी पे जो ये फोर्स पड़ा, तो जैसे ये जैसे ये पानी था, ठीक है, इसमें हवा यहाँ से बह रहा था और ये इधर की ओर मूव हो रहा था, ठीक है, लेकिन कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये हवा भी थोड़ा तिरछा हो गया और ये जो पानी फ्लो हो रहा था ये भी थोड़ा सा तिरछा हो गया 45 डिग्री, है ना। अब फिर और थोड़ा आगे जाते जाएंगे तो हवा थोड़ा और क्या बोलते हैं मुड़ जाता है, तो वो और 45 डिग्री, तो फिर और 45 डिग्री। ठीक है, और जैसे जैसे गहराई में जाते जाएंगे तो ये एक तरह से 45 डिग्री मुड़ता जाता है। ठीक है, तो इन सभी पॉइंट्स को अगर आप जोड़ेंगे तो एक स्पाइरल सा बनता है। ठीक है, ये डेप्थ में जा रहा है समुद्र के अंदर, मतलब पानी के अंदर, है ना, इसको याद रखिएगा। तो ये जो आप स्पाइरल सा बन गया, इसे हम कहेंगे एकमेन स्पाइरल। ठीक है, ये जो लाइन जो मैंने ज्वाइंट किया, ठीक है, ये तो इसको हम कहेंगे आपका एकमेन स्पाइरल। ठीक, अब आता है आपका एकमेन स्पाइरल के बाद में एकमेन ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या होता है, सेम यही चीज है, 45 डिग्री मुड़ा, फिर उसके बाद थोड़ा दूर बाद में क्या बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स पड़ने की वजह से विंड जो है उसका डिफ्लेक्शन और 45 डिग्री हो गया, तो टोटल कितना हो गया 90 डिग्री। तो जिस डायरेक्शन में हवा बह रहा था उसके जस्ट 90 डिग्री डायरेक्शन में जो पानी है वो बहने लग गया, क्योंकि अब हवा भी उसी डायरेक्शन में बहने लग गया ना। तो ये जो 90 डिग्री में जो वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है इसको हम कहेंगे एकमेन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये याद रखिएगा। आया समझ में। एकमेन लेयर क्या होता है जिसमें फोर्स पड़ रहा है, एकमेन स्पाइरल क्या होता है, 45 डिग्री होते होते हवा मुड़ते मुड़ते एक तरह से डेप्थ अगर आप जाते जाएंगे तो एक स्पाइरल सा फॉर्म हो जाता है। ठीक है, उसे हम कहेंगे एकमेन स्पाइरल। एकमेन ट्रांसपोर्ट क्या होता है, हवा के डायरेक्शन के जस्ट 90 डिग्री में जब आपका पानी फ्लो हो रहा है, ठीक है, और ये पानी 90 डिग्री क्यों फ्लो होगा, क्योंकि हवा भी कहीं ना कहीं डिफ्लेक्ट होकर कोरियोलिस फोर्स की वजह से वो भी 90 डिग्री में फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये जो पानी ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये कहलाएगा आपका एकमेन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये जो है एकमेन ट्रांसपोर्ट जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एक तरह से राइट की ओर डिफ्लेक्ट करता है और सदर्न हेमिस्फीयर में ये लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट करता है। ठीक, अब जानते हैं ये अप वेलिंग और डाउन वेलिंग क्या होता है ना। जैसे ये मान के चलिए ये कोस्टल रीजन है, ठीक है, और ये पानी पूरा भरा हुआ है, ठीक है, ये कोस्ट है ना। अब यहां से जैसे हवा आया, ठीक है, विंड आया, ठीक, अब विंड आने के बाद में इधर पे क्या होगा, इस डायरेक्शन में आपका एकमेन ट्रांसपोर्ट हुआ, जस्ट 90 डिग्री में एकमेन ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, मतलब हवा बहने लगा, मतलब हवा नहीं पानी बहने लगा। ठीक, पहले तो हवा इस डायरेक्शन में आ रहा था और हवा धीरे धीरे मुड़ते मुड़ते इस डायरेक्शन में चला गया। अब इस डायरेक्शन में हवा चलने की वजह से जो पानी है वो भी इधर की ओर खसकने लगा। तो जब पानी जब इधर की ओर खसकेगा तो जाहिर सा बात है नीचे का पानी ऊपर आएगा। ठीक है, तो ये जो पानी ऊपर आ रहा है इसे हम कहेंगे अपवेलिंग। ठीक है, और जब अपवेलिंग होता है तो नीचे का ठंडा पानी ऊपर आता है और कई सारे न्यूट्रिएंट्स भी ऊपर आते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्राउंड है ये फिशिंग ग्राउंड के लिए अच्छा होता है। क्यों, यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स ज्यादा रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जू प्लैंक्टन्स मिलते हैं, ठीक है, ये कारण है। और जस्ट इसी चीज का रिवर्स होगा कि विंड का डायरेक्शन जब इस डायरेक्शन में होगा तो जाहिर सा बात है उसका जो एकमेन ट्रांसपोर्ट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, मतलब जो पानी का बहाव है इस डायरेक्शन में होगा। तो पानी किधर बहेगा, नीचे की ओर बहेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका डाउन वेलिंग हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया, है ना, बस इसमें यही चीज है और तो कुछ नहीं है। तो ये हो गया आपका वेव्स और करंट्स। अब जानते हैं हम टाइड्स। टाइड्स में क्या क्या चीज है। ठीक है, तो पहले टाइड्स का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो टाइड्स कब क्रिएट होता है, मतलब ये जो आपका क्या बोलते हैं राइस और फॉल होता है सी वाटर का ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन मून और टाइड्स की वजह से, तो वो कहलाता है आपका टाइड, ओशियन टाइड। ठीक है, अब टाइड्स में भी कई सारे टाइप्स है, जैसे
ट्रॉपिकल टाइड्स हो गया, ठीक है, इक्वेटोरियल टाइड हो गया, ठीक। तो अब ये जो टाइड है ना, ये जैसे अगर इसमें जैसे जानते हैं कि ये जो ट्रॉपिकल टाइड है ये क्या होता है, ये टाइड कब होगा, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न में जब टाइड क्रिएट होता है तो वो सारे टाइड्स क्या कहलाते हैं, आपका ट्रॉपिकल टाइड, ठीक है। मतलब ये कि जैसे ये अर्थ है, ठीक है, और ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया। तो जब सन जो है, सन तो मूव नहीं होता, मतलब ये अर्थ है अगर टिल्ट हुआ और सन जो है यहाँ पे डायरेक्टली सन रेज कर रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे जो टाइड क्रिएट होगा, ठीक है, तो यहाँ पे मतलब एक तरह से स्प्रिंग टाइड की टाइड क्रिएट होगा। स्प्रिंग टाइड मतलब मैं आपको आगे समझाता हूँ, ठीक है। सन या जो मून है ना, उसका बात हो रहा है, ठीक है। वैसे ही अगर सन या मून जो है, सन ही नहीं, मून और सन दोनों, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे सन है या मून है, वो अगर, ठीक है, तो जैसे सन हो गया, मून हो गया, तो जैसे मान के चलिए जो मून है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर में है, तो यहाँ पे आपका टाइड क्रिएट होगा, फिर धीरे से वो नीचे की ओर आ गया मून, ठीक है, तो वो अगर वर्टिकली है आपका, क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में, तो वहां पे आपका एक तरह से स्प्रिंग टाइड होगा। स्प्रिंग टाइड क्या होता है मैं आपको आगे बताता हूँ, अभी बस ये इतना समझ लीजिए कि ये जो मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, देखा जाए तो ये अर्थ जो है वो टिल्ट हो रहा है, उसकी वजह से ये हो रहा है ऊपर नीचे, ठीक है। तो इस तरह का जो टाइड क्रिएट हो रहा है अलोंग द बेसिस ऑफ, कहाँ पे, ट्रॉपिक्स में, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के अलोंग में अगर टाइड क्रिएट हो रहा है तो वो कहलाता है आपका ट्रॉपिकल टाइड। इक्वेटोरियल टाइड क्या होगा, इक्वेटोरियल टाइड में क्या होता है, जब मून आपका वर्टिकली यहाँ पे है और यहाँ पे मून होने की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स बन रहा है और जो टाइड क्रिएट हो रहा है वो कहलाएगा आपका इक्वेटोरियल टाइड, ठीक है। मून आपका पहले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में था, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में गया, तो वहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से टाइड बना वो आपका हो गया ट्रॉपिकल टाइड। इक्वेटोरियल टाइड क्या हो गया, जब मून आपका इक्वेटर के जस्ट ऊपर हुआ और यहाँ पे जो टाइड फॉर्म हुआ वो हो गया आपका इक्वेटोरियल टाइड। अब जानते हैं ये अपोगियन टाइड या पेरिगियन टाइड ये क्या होता है। अपोगियन टाइड क्या होता है, जब अर्थ और मून का पोजीशन बहुत पास होता है, ठीक है, अर्थ और मून का पोजीशन जब बहुत पास होता है तो उसके वजह से जो टाइड पैदा होते हैं उसे हम कहते हैं अपोगियन टाइड। पेरिगियन टाइड क्या होता है, जब अर्थ और मून का पोजीशन दूर होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं पेरिगियन पोजीशन, तो उस समय पे जो टाइड पैदा होता है उसे हम कहते हैं पेरिगियन टाइड, ठीक है। डिurnal टाइड क्या होता है, जो कि होता है आपका 24 घंटे में, मतलब लगभग 24 घंटे 52 मिनट में, मतलब डेली डेली जो होता है, मतलब हर 24 घंटे में जो टाइड पैदा हो रहा है उसे हम कहेंगे ड्यूरनल टाइड, और हर 12 घंटे में, 12 घंटे 26 मिनट में जो टाइड पैदा हो रहे हैं उसे हम कहेंगे सेमी ड्यूरनल टाइड, ठीक है। फिर आता है आपका इक्विनॉक्टिकल स्प्रिंग टाइड। ये क्या होता है कि जो 6 6 महीने में, ठीक है, अर्थ जो अर्थ है सन का रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि सन का जो डिक्लिनेशन है वो वेरी कर रहा है, ठीक है। तो हर 6 6 महीने में जो टाइड पैदा हो रहा है इस वजह से, सन के डिक्लिनेशन के वेरी करने की वजह से, तो हर 6 6 महीने में जो टाइड आ रहा है उसे हम कहेंगे इक्विनॉक्टिकल स्प्रिंग टाइड, ठीक है। तो ये हो गया आपका टाइड, टाइड के अलग अलग टाइप्स, ठीक है। अब जानते हैं कि ये इब फ्लड फ्लो क्या होता है, ठीक। अच्छा, ये एक चीज और कि जो टाइडल रेंज है ये किस पे डिपेंड करता है। पहला तो डिपेंड करता है कि जो टाइडल रेंज हाई होगा लो होगा, ये डिपेंड करता है आपका ओशियन वाटर के डेप्थ पे, ठीक है। कोस्ट लाइन कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। ओपननेस है, क्लोजनेस है समुद्र में, उस पर भी डिपेंड करता है कि अगर जैसे क्लोज्ड सी होगा तो वहां पे टाइडल रेंज जो होगा, मतलब जो समुद्र का लेवल हाई हो रहा है और लो हो रहा है, जो टाइडल रेंज है वो हाई होगा, ठीक है। देखा जाए तो हाई टाइडल टाइडल रेंज जो है वो कहाँ पे है, वर्ल्ड में बे फंडी में, और इंडिया में कहाँ है, गल्फ ऑफ खंबाट में, जो कि गुजरात में है, ठीक है। अब ये जानते हैं कि ये इब या फ्लड फ्लो ये क्या होता है। इब फ्लड फ्लो क्या होता है, जैसे जैसे ये जमीन है, लैंड है, वहां से नदी आ रहा है और यहाँ पे ये समुद्र है, यहाँ पे मिल रहा है ना। अब क्या होता है, जैसे हाई टाइड हुआ तो मतलब समुद्र का लेवल बढ़ गया, तो पानी क्या होता है, पहले तो पानी इधर से इधर बह रहा है, ठीक है, लेकिन जब हाई टाइड होता है तो समुद्र का पानी अंदर की ओर बहने लगता है, ठीक है। तो जब अंदर की ओर बहने लगता है तो इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं हम, फ्लो कहते हैं, ठीक है, फ्लड या फ्लो कहते हैं। लेकिन जब लो टाइड होता है तो नदी का पानी इधर बहता है, तो इसे हम कहते हैं ईब, ठीक है। तो ईब क्या होता है और फ्लो क्या होता है ये समझ में आ गया। अब जानते हैं यहाँ पे सिज्जी की पोजीशन और क्वाड्रेचर पोजीशन क्या होता है।
ठीक है, जैसे ये अर्थ हो गया, ठीक है, ये मून हो गया और ये सन हो गया, ठीक है। तो जब ये एक लाइन में होते हैं तो ये हो गया आपका सिज्जी की पोजीशन, चाहे वो इधर पे हो मून या फिर इधर पे हो, है ना, कहीं पे भी हो। लेकिन अगर एक लाइन में है तो ये कहलाएगा आपका सिज्जी की पोजीशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये जो अर्थ है, तो इस तरीके से आपका टाइड जो है कहीं ना कहीं फॉर्म होगा। ये कुछ ज़्यादा बड़ा बना दिया, ऐसे ही समझने के लिए आप समझ लीजिए। टाइड जो है इस तरीके से बल्ज फॉर्म में होता है, मतलब फूलता है, ठीक है। तो इस टाइम पे जो टाइड आता है उसको हम कहेंगे स्प्रिंग टाइड, है ना, स्प्रिंग टाइड कहेंगे सिज्जी की पोजीशन में जो टाइड आता है। और स्प्रिंग टाइड में ना जो हाई टाइड होता है वो देखा जाए तो नॉर्मल जो हाई टाइड होता है उससे ज्यादा हाई रहता है, और जो लो टाइड होता है वो नॉर्मल जो लो टाइड रहता है उससे लो रहता है, ठीक है। ये चीजें इसका स्प्रिंग टाइड का खास, या सिज्जी की पोजीशन में जो टाइड आता है उसका प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। फिर जानते हैं ये क्वाड्रेचर पोजीशन क्या होता है। क्वाड्रेचर पोजीशन में क्या होगा, ये जो मून है ना ये 90 डिग्री में आ जाता है, या तो इस डायरेक्शन में रहेगा या तो इस डायरेक्शन में रहेगा, इधर पे नहीं रहेगा, ठीक है। या तो ऐसा रहेगा या तो ऐसा रहेगा। तो इससे क्या होता है कि जो टाइड है वो कहीं ना कहीं एक तरह से सब तरफ बराबर फैला रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, खास बात क्या चीज है इसमें, इसमें क्या होता है कि जो हाई टाइड होता है, अच्छा इस टाइड को हम कहते हैं नीप टाइड, NEAP, नीप टाइड, ठीक है, इस तरह का टाइड को, ठीक है, जो कि है ना। तो इसमें क्या होता है, जो हाईएस्ट टाइड होता है वो ना लोअर रहता है नॉर्मल हाई टाइड के, और जो लोएस्ट टाइड रहेगा वो क्या रहेगा, हायर रहेगा नॉर्मल लो टाइड के, ठीक है। आया समझ में। एक मैंने क्या कहा, हाई, जो हाई टाइड रहता है वो लोअर रहता है नॉर्मल हाई टाइड के, और जो लो टाइड रहता है वो हाई रहता है नॉर्मल लो टाइड के, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। वैसे मैंने नोट्स में लिख दिया, उसको आप एक बार देख लीजिए, उसको समझ में आ जाएगा आपको। वैसे तो मैंने यहाँ पे समझा दिया, आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका नीप टाइड। टाइडल करंट क्या होता है, टाइडल करंट यही होता है, ठीक है, कि मतलब जैसे समुद्र का लेवल है और यहाँ से नदी बह रहा है, हाई टाइड आया, नदी जो है उल्टा बहने लगा और उल्टा समुद्र का पानी भी अंदर जाने लगा, तो ये कहलाता है आपका टाइडल करंट, ठीक है। वैसे ही अगर जब समुद्र का लेवल कम होता है और पानी इधर आने लगता है तो ये क्या, पानी जो है मतलब इधर से इधर आता है, तो ये हो गया आपका टाइडल करंट, ठीक है। टाइडल बोर क्या होता है, सेम वही चीज है कि जब पानी का लेवल, ठीक है, जब क्या होता है कि जब सी वाटर जो होता है, ये जो माउथ ऑफ रिवर है उसमें एंटर करता है, ठीक है। जैसे हाई टाइड हुआ ना, हाई टाइड होने की वजह से सी लेवल राइज हुआ और समुद्र का पानी जो है अंदर की ओर घुसने लगा, तो इसको हम कहेंगे टाइडल बोर, ठीक है, इसको याद रखिएगा, टाइडल बोर। टाइडल करंट तो वही है कि मतलब हाई टाइड लो टाइड की वजह से जो फ्लो बन रहा है ना उसको हम टाइडल करंट कहते हैं। लेकिन जब टाइडल बोर का मतलब क्या होता है, जब पानी हाई टाइड में हो और पानी एंटर कर रहा है कहाँ, समुद्र के अंदर, तो ये वो क्या कहलाएगा, आपका टाइडल बोर कहलाएगा, ठीक है। और जहां पे समुद्र और जहां पे नदी और समुद्र मिल रहा है, जिस जगह पे, जिस माउथ पे, तो इस माउथ को हम कहेंगे स्टोरी, ठीक है, ESTUARY, स्टोरी, इसको याद रखिएगा, ठीक। टाइड का इंपॉर्टेंस क्या होता है, इसका क्या महत्व है, तो टाइड का जो इंपॉर्टेंस है वो है कि ये जो हार्बर जो होता है, ठीक है, तो वहां पे जो शिप जो होता है, बोट जो होता है, तो उसके एंटर को प्रिवेंट करता है ये जो आपका जो टाइड है। दूसरा क्या होता है, ये जो हाई टाइड लो टाइड होता है ये क्या करता है, एक तरह से डिसिल्टिंग प्रोसेस करता है पानी में, ठीक है। तो मतलब पानी को एक तरह से जो उसमें पॉल्यूटेड वाटर है उसको एक तरह से छानने का काम करता है, ठीक है। प्लस टाइड का इंपॉर्टेंस और क्या है, तो ये ना टाइडल एनर्जी के लिए भी यूज होता है, जो कि इलेक्ट्रिक पावर पैदा करता है ना। तो ये हो गया आपका टाइड का इंपॉर्टेंस। तो ये हो गया आपका टाइड का टॉपिक खत्म, है ना।